इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गर्व एजुकेट्स। और मैं हूं आपके सामने वापस एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर होने वाला है अब 12th पॉलिटिकल साइंस का जियो पॉलिटिकल पार्ट जो है आपका। जैसे कि आपको पता हो तो 12th पॉलिटिकल में दो बुक्स है आपकी। एक तो टोटली डिपेंड है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, जिसमें आपको रीजनल पार्टीज देखने मिलेगी, कैसे रीजनल स्टेट्स डिवाइड हुए लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जो लास्ट चैप्टर मैंने आपको कराया भी था। तो एक बुक तो आपका वो है। सेकंड बुक जो होने वाली है वो है आपकी जियो पॉलिटिक्स के बारे में, कि कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदली थी, वर्ल्ड सीक्वेंस कैसे चेंज हुए थे जब कोल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। तो एक बुक आपकी पूरी यूएस हेजेमनी और ये सब इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स को टच करेंगे। तो आज जो चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो होने वाला है आपका जियो पॉलिटिक्स है, यानी कि आपकी जो सेकंड बुक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसको आप बोलेंगे यहाँ पे, उसका फर्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। देखिए चैप्टर में टॉपिक्स तो मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर हेडिंग ऐसी क्यों है। देखो, एक आपने कभी मैग्नेट देखा होगा कि मैग्नेट जो होता है ना काइंड ऑफ इस तरह का, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। किस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं, इस तरह से आपने देखा होगा। जनरली जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको ये पढ़ने मिलता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। ये वेव्स जो होती है ना वो यहाँ से यहीं ट्रेवल करती हैं सिर्फ। तो वैसे अगर आप ग्लोबल वर्ल्ड को देखोगे ना, तो ग्लोबल वर्ल्ड में भी इस तरफ एक ब्लॉक है जो आपका जनरली आप यूएस ब्लॉक बोल सकते हो, और एक इस तरफ एक ब्लॉक है जो यूएसएसआर ब्लॉक हुआ करता था कभी, जो आज करंट में आपका रशिया है। ठीक है, तो ये दो ऐसे पोल माने जाते थे जहाँ पूरी जियो पॉलिटिक्स जो थी वो दो इन स्टेट्स के बीच में ही रोटेट करती थी। जो भी सारी चीजें होती थी, जो भी सारी उस समय गतिविधियां, एक्टिविटीज, जो भी सब होता था, वो सारी इन दो देशों के बीच में ही रोटेट करती थी। तो इसीलिए इस चैप्टर को बोला गया द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, क्योंकि कुछ एक ऐसा दौर था जहां पे ये दो जो स्टेट्स थे, वर्ल्ड लेवल पे इनको स्टेट्स बोले तो वैसे दो नेशंस जो थे, यानी कि यूएस और यूएसएसआर, ये एक टाइम पे पूरा बायपोलर इन्होंने वर्ल्ड बना दिया था। बायपोलर का मतलब कोई भी चीज होगी, कोई भी एक्टिविटी, तो वो यूएस से लेके यूएसएसआर की तरफ ही इशारा करेगी। बाकी जियो पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़े नाम उस समय थे नहीं। तो इस वजह से दो वर्ल्ड जो था वो बायपोलर बन गया था। बायपोलर किस तरह से, एक तरफ बिल्कुल आपका अगर आप बात करें तो वेस्टर्न साइड में, वेस्ट जो साइड था उसमें यूएस, ठीक है, और एक था आपका यूएसएसआर जो कि ईस्टर्न ब्लॉक में आता था, ठीक है, एशिया के ऊपर। तो देन अगर इसी में आप बात करो तो देखो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था ना, इसमें एक आइडियोलॉजी थी जिसपे मैं अभी आपको थोड़ा और बताऊंगा कि सोवियत सिस्टम में क्या इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन था या क्या चीजों को लेकर के इनमें कंफ्यूजन था, ये सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। लेकिन फिलहाल आप चैप्टर का जो ये मीनिंग है बायपोलर, इसको क्यों बोला जाता है, वो मैं आपको बता दिया मैंने यहाँ पे कि यूएस और यूएसएसआर की वजह से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी वो दो पोल्स में बढ़ गई थी, यानी कि या तो फेवरेबल चीजें होती थी यूएस के लिए या फिर यूएसएसआर के लिए। ठीक है, छोटे देशों का जो जियो पॉलिटिक्स में या जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत रोल उस समय था नहीं। उसका एक रीजन भी है कि दोनों एक आइडियोलॉजी शेयर करते थे। जो यूएस था वो एक आइडियोलॉजी के साथ इमर्ज हुआ था, यूएसएसआर एक आइडियोलॉजी के साथ इमर्ज हुआ था। तो ऐसे में ये जो आइडियोलॉजीज थी ना, बाद में ये रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बनी। ठीक है, कुछ जो स्टेट्स थे वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के साथ गए, कुछ स्टेट्स जो थे वो यूएस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो आज भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको आइडियोलॉजीज का, ये दिखेगा स्टेट्स में, लेकिन उस समय ये पीक पे था, चरम पे था अभी। ठीक है, तो ये चैप्टर था। और एक दौर ऐसा है 92 के बाद, जब यूएसएसआर जो था, ठीक है, वो यूएस की वजह से या जियो पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो गया, बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हैं नेशंस में बढ़ गया। और तभी से इस चैप्टर का नाम इसी बेस पे रखा गया द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, क्योंकि वो जो आइडियोलॉजी, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ना, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, यूएसएसआर के टूटने के बाद, कमजोर पड़ने के बाद कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म जीता दुनिया के ऊपर, और ये जो बायोपोलरिटी वाला सिस्टम चल रहा था वो कहीं ना कहीं जाके एंड हुआ। ठीक है, अमेरिका जो है उसको सुपर पावर बना वो, और ये सारी चीजें जो यहाँ से ये जाकर के वर्ल्ड जो बायपोलर एंड हुआ है यहाँ पे, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। देन अगर बात करें कि आप क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो देखिए अगर सिर्फ टॉपिक की बात करें तो इस चैप्टर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो होगा आपका व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, जिसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि सोवियत सिस्टम में किस तरह से अमेरिका और सोवियत जो यूएसएसआर था आपका, उसके बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है। ठीक है, और फिर एक व्यक्ति थे जैसे कि 1985 में, देखिए 1917 में कहीं रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था रशिया में या फिर यूएसएसआर जिसको आप कहें, कि हाँ यहाँ से अब एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, और यहाँ इस रिवॉल्यूशन में जो भी चीजें गलत हो रही थी रशिया में, ठीक है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए 1985 में जो वहाँ की पार्टी थी, लोकल पार्टी, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, उसने हेड बनाया गॉर्बेचेव को। ठीक है, इनको चेयरपर्सन बनाया कि भाई आप सिचुएशन संभालो, यहाँ से कुछ मैनेज करो। लेकिन गॉर्बेचेव जो थे वो दो रिफॉर्म्स लेके आए, और ऐसा माना जाता है कि उनकी पार्टी के भी कुछ लोग बोलते हैं
कि ऐसा माना जाता है गॉर्बेचेव के रिफॉर्म्स जो थे वो बाद में एक बड़ा कारण बने कि यूएसएसआर 1992 के बाद इतने टुकड़ों में बढ़ गया, यानी कि उसके डिसइंटीग्रेशन में गॉर्बेचेव का बड़ा रोल माना जाता है। ठीक है, देन अगर बात करें तो सोवियत डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, जैसे कि बहुत सारे रीजन है छोटे छोटे करके, या जो नेशंस के ऊपर, या इसकी एक आइडियोलॉजी भी थी, ये सारे रीजन आपको इस टॉपिक में पढ़ने मिलेंगे कि ये जो यूएसएसआर था आज रशिया बन गया और इससे जो 15 देश अलग हो गए वो देश अलग क्यों हुए। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेशन क्या रीजन की वजह से हुआ ये आपको इस टॉपिक में देखने मिलेगा। देन अगर आप बात करो तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम पर्पज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी या फिर शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। शॉक थेरेपी एक काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि शॉक इसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि एक ट्रांजिशन होता है, एक बदलाव का समय होता है। बदलाव क्या होता है कि जैसे कोई स्टेट इकोनॉमी है, कोई स्टेट इकोनॉमी मतलब अभी तो कोई राज्य ऐसा था जो अपने हिसाब से ही काम कर रहा था या अपनी एसेट्स होल्ड कर रहा था, उसको एकदम फ्री इकोनॉमी बना दिया गया, यानी कि उसकी मजबूरी ऐसी हुई कि बाहर की जो ग्लोबल कंपनीज थी उन्होंने बहुत जल्दी इस स्टेट पे एक्वायर करना शुरू कर दिया, या वो यहाँ पे आके बिजनेस करना शुरू कर दिया और वो इनके कंट्रोल में ही नहीं है, करना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो ये रीजन था कि यहाँ से ये जो बदलाव वाली मतलब इन्होंने फेज को झेला है उसी को बोला गया शॉक थेरेपी। और उस शॉक थेरेपी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, यानी कि क्या उसके असर पड़े आगे, ये आपको इस टॉपिक में देखने मिलेगा। देन अगर लास्ट टॉपिक की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जियोपॉलिटिक्स में कहीं भी अगर ये आता है कि इंडिया का वहां पे क्या रोल है, तो वो टॉपिक ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये सारी चीजें पढ़नी है कि इंडिया का यहाँ क्या बेनिफिट हुआ, इंडिया ने क्या सपोर्ट किया। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो कंट्रीज कम्युनिज्म जो थी वो एक्सेप्ट कर चुकी थी, उन कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या रोल रहा, क्या कैसा रिलेशन रहा, कि इंडिया के लिए वो क्या फायदेमंद रहे, क्या नुकसान हुआ इंडिया का, तो ये सारी इस टॉपिक में आपको पढ़ने मिलेगा। ठीक है, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टॉपिक देखना पड़ेगा, और हर चैप्टर में एक्चुअली में जहां आप जाओगे जहां इंडिया का पर्सपेक्टिव आ जाता है वहां पे वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो यहां से ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं फर्स्ट टॉपिक के बारे में कि ये सोवियत सिस्टम था क्या। देखिए अगर सोवियत सिस्टम की बात करें तो सोवियत सिस्टम में एक 1917 का समय था। 1917 का समय यानी कि यहाँ पे एक शुरू हुआ सोशलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, या इसको आप रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो, जो कि शुरू हुआ और वहां से जन्म हुआ किसका, वहां से बॉर्न हुआ आपका एक नेशन जो कि था आपका यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर की मैं फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। यूएसएसआर है आपका यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, ये आपकी यूएसएसआर की फुल फॉर्म होने वाली है। ठीक है, तो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि ये ऐसे स्टेट्स की यूनियन। ठीक है, ऐसे स्टेट्स की यूनियन थी जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपना नाम रखा था यूएसएसआर। अब यूएसएसआर के अंदर क्या था कि एक बेसिक अगर मैं आपको आइडिया दूं, तो अगर मान लो पूरा यूएसएसआर है तो यहाँ सबसे मैक्सिमम होल्ड जो था ना वो यूएसएसआर में रशिया को ही था। ठीक है, मतलब अगर यूएसएसआर है तो वो उसका फेवरेट बच्चा है रशिया। सारे बच्चों में रशिया को सारा होल्ड दे रखा है कि भाई मेरी जायदाद का मैक्सिमम हिस्सा रशिया को मिलेगा। और ऐसा हुआ भी बाद में कि जो यूएसएसआर की पोजीशन थी, जो यूएसएसआर की ट्रीटीज थी, यूएसएसआर के जो भी बेनिफिट्स थे जियोपॉलिटिक्स में, वो बाद में जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो मैक्सिमम हिस्सा या बड़ा हिस्सा या बड़ा एसेट का मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी जायदाद यूएसएसआर रशिया के लिए छोड़ के गया था। ठीक है, और इसमें बचे हुए हिस्से में 15 नेशन जो थे ना वो स्ट्रगल कर रहे थे रशिया के सामने। 15 अलग अलग कंट्रीज थी जो इसके सामने स्ट्रगल कर रही थी। वो रशिया, क्योंकि रशिया हर पॉलिसी में हर ट्रीटी में थोड़ा सा खुल के सामने आता था, थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाता था, तो वो 15 नेशंस इसके साथ सर्वाइव कर रहे थे कि किस तरह से यूएसएसआर का हिस्सा तो बने हुए लेकिन धीरे धीरे रशिया डोमिनेटिंग हो गया, तो हम 15 नेशंस या 15 जो कंट्रीज थी इसके साथ में उनका क्या होगा। तो ये वाला पॉइंट जो था वो थोड़ा सा फेवर नहीं कर रहा था। ये भी एक रीजन रहा रशिया के या यूएसएसआर के टूटने का और रशिया के बनने का। ठीक है, देन अगर बात करें तो देखिए यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में ये तो हो गई, यानी कि यूएसएसआर जो था वो एक आइडियोलॉजी फॉलो करता था जो कि था आपका सोशलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक आइडियोलॉजी है सोशलिज्म। और इधर वेस्ट ब्लॉक में जो आपका यूएसएसआर सॉरी माफ करना यूएस जो था आपका वो फॉलो करता था कैपिटलिज्म। ये एक आइडियोलॉजी जो यूएस की तरफ से फॉलो की जाती थी। मेन कॉन्फ्लिक्ट इन दो आइडियोलॉजीज के बीच में था। मैं आपको बताता हूं डिफरेंस क्या है। देखो सोशलिज्म में तो क्या होता था, ये ऐसा कहना चाहते थे कि सोशलिज्म मतलब आप एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाओ
इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है कि हर चीज, हर रिसोर्स जो यहाँ पे वो इक्वल बटे, मतलब कोई रिसोर्स है, कोई एसेट है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे इक्वल बटे, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो होगा वो पावर में नहीं रहेगा, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो एसेट होल्ड करने लग जाए, जो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लग जाए, जो इतना पावरफुल हो कि स्टेट को कहीं ना कहीं आपको कि चलाने के लिए उसको मंजूरी मिल जाए। ठीक है, जैसे कि होते हैं ना कि कुछ ऐसे मतलब व्यापारी लोग हो गए, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हो गए जो कि यहाँ पे क्या करते थे कि अपनी मनमर्जी चलाते थे, जो वहाँ की पार्टी होती थी उनको होल्ड करके रखते थे, उनको कंट्रोल करके रखते थे अपने फंड्स के जरिए। तो ये सोशलिज्म में इस आइडियोलॉजी को पूरी तरह से खारिज करते थे। कोई एक व्यक्ति इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो स्टेट ही चलाने लग जाए, तो फिर नो इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कोई एक व्यक्ति पावरफुल नहीं रहेगा। दूसरा, इगैलिटेरियन सोसाइटी बने जहाँ पे हर एसेट, हर रिसोर्स जो होगा स्टेट का वो गवर्नमेंट के पास रहे, और वो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो हर व्यक्ति में उसको इक्वल इक्वल डिवाइड करे। जस्ट इसका उल्टा कैपिटलिज्म में होता था। यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअलिज्म था, यानी कि यहाँ अपॉर्चुनिटी तो सबको है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि अपॉर्चुनिटी में ग्रो करने के लिए कोई इंडिविजुअल भी होगा, और अगर वो ग्रो कर रहा है और वो अमीर बन रहा है, या वो मतलब अगर एसेट होल्ड कर रहा है, तो वो वहां चलता है कैपिटलिज्म में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो है ही नहीं कि यहाँ पे अगर आप अपनी मेहनत से या किसी भी तरह से, किसी भी सोर्स से अगर आप अमीर हो तो यहाँ आपकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ हो सकता है वैल्यू भी है, ये पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस भी है, वो सब कैपिटलिज्म में चलेगा, लेकिन सोशलिज्म में नहीं चल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नो इंडिविजुअलिज्म था, और साथ ही साथ इगैलिटेरियन सोसाइटी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे नहीं था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता नहीं था। एक तो चलने का नहीं कारण ये भी कि अगर आप कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति पावरफुल नहीं होंगे तो यहाँ ये कैपिटलिज्म वाली जो इंडिविजुअलिज्म है तो खत्म हो जाएगा ना, भाई सबको एसेट बराबर बढ़ने लग जाएंगे, तो फिर ये कैपिटलिज्म वाला जो इनकी आइडियोलॉजी है ये चलाने का, वो आइडियोलॉजी तो चलेगी नहीं साथ में। तो यहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी वाला आइडिया तो पूरी तरह से फ्लॉप होता है, खारिज होता है, क्योंकि इक्वल एसेट बढ़ ही नहीं सकते हैं। इंडिविजुअल पावरफुल है ना यहाँ पे, तो एक व्यक्ति पावरफुल है तो सब इक्वल कैसे हो सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस तो होगा ही सही। तो ये आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जो रशिया था या यूएसएसआर था उस समय का, वो पूरी तरह से इसको फेवर कर रहा था, और यूएस अड़ा हुआ था कि मैं इस आइडियोलॉजी के साथ चलूंगा, कैपिटलिज्म। अब ये एक तरह से गुटबाजी चल रही थी। गुटबाजी का मतलब ग्रुपिंग करने में लगे थे। जैसे क्लास में फॉर एग्जांपल आप लोग, दो टॉपर होते हैं, दोनों की आइडियोलॉजी अलग, पढ़ने का तरीका अलग, तो उनके क्या ग्रुप बन जाते हैं। कुछ बच्चे, जैसे जो सेकंड आ रहा है क्लास में, सेकंड टॉपर है, कुछ बच्चे उसके ग्रुप में हैं कि नहीं उसकी आइडियोलॉजी सही लगती है, नहीं उसका तरीका सही लगता है बोलने का, बैठने का। लेकिन कुछ फर्स्ट टॉपर जो है उसके साथ है, उसके साथ होने का रीजन यार इसके नोट्स मिल जाए, यार ठीक है चलो इससे कोई गाइडेंस मिल जाए, इसकी कोई बुक मिल जाए। तो वो दोनों के साथ होने के रीजन अलग अलग है, सबके अपने अपने सेल्फिश रीजन है, लेकिन फिर भी उस समय भी गुटबाजी चल रही थी। सोशलिज्म में रशिया चाहता था कि मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो फॉलो करें सोशलिज्म को और मेरी तरफ आ जाए यूएस के खिलाफ। वही कोशिश थी यूएस की कि मैं किसी तरह से असिस्टेंस देके, मदद देके, ठीक है, यानी कि पैसा देके, कुछ भी करके, मदद करके मैं इन पे कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को थोपूं और ये जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं ये आ जाएं मेरी तरफ। तो लड़ाई हो रही थी कि किसका ग्रुप ज्यादा बड़ा होगा क्लास में, कि किसका ग्रुप बड़ा होगा पूरे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स में, वो यहाँ पे। तो ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, देन अगर बात करें तो ये तो हो गया क्लियर आई थिंक। अब अगर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें मेन रीजन था। देखिए अब क्या है, 1945 के बाद जब आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो एंड हो गया, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, तो यहां पे क्या हुआ कि यूरोप में भी थोड़ा डिवीजन देखने मिला। यूरोप में डिवीजन कैसे देखने मिला, यूरोप अगर आप मान ली सपोज ये है, तो यूरोप के हिस्से में ये जो थी कुछ आपकी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वेस्ट यूरोप का जो हिस्सा है, और ये आपका ईस्ट यूरोप का कुछ हिस्सा है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि गुटबाजी की कोशिश चल रही थी। गुटबाजी की कोशिश मतलब ये चाह रहे थे कि भाई मैक्सिमम कंट्रीज मेरी तरफ हो, रशिया या यूएसएसआर, और यूएस जो चाहता था अमेरिका की भी मैक्सिमम कंट्रीज मेरी आइडियोलॉजी फॉलो करे। तो जैसे ये थोड़ा सा इनको शिफ्ट देखने मिला ना कि हाँ यूरोप में कंट्रीज टूट रही है, डिवाइड हो रही है आइडियोलॉजी में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ होड़ मच गई, इन दोनों में कंपटीशन हो गया कि कितनी कंट्रीज मैं अपनी तरफ ले लेता हूँ, कितना बड़ा सपोर्ट मैं सोशलिज्म का क्रिएट करता हूँ और इधर की कितना बड़ा सपोर्ट मैं कैपिटलिज्म का क्रिएट करता हूँ। तो ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पर वेस्ट यूरोप की कुछ कंट्रीज जो थी वो फेवर करने लग गई कैपिटलिज्म को, यानी कि आइडियोलॉजी को, और यूएस को। आइडियोलॉजी फेवर करना मतलब यूएस की तरफ होना, और ये बचना चाहती थी कहीं ना कहीं रशिया के दबाव से, या फिर रशिया का जो एरोगेंस था उससे ये तंग आकर के ये
यूएस के साथ आई थी। वैसे कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जो इसकी आइडियोलॉजी जो कि सोशलिज्म थी इसको पूरी तरह से फेवर करती थी, और ये कहीं ना कहीं परेशान थी वेस्ट के इन्फ्लुएंस से, जो कि रशिया की मदद चाहती थी कि भाई आप रशिया, या माफ करना, अगर जब तक आजाद नहीं हुआ तो आप इसको अभी यूएसएसआर लिखे, तो यूएसएसआर का सपोर्ट चाहती थी अमेरिका के खिलाफ कि किसी ना किसी तरह से यूएसएसआर हमारे साथ मिल जाए तो फिर हम यूएस के साथ काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर पूरा मैटर था। अब इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे इस चैप्टर में, अभी देखिए मैंने आपको आइडियोलॉजी तो बता दी, लेकिन अभी मैंने ये नहीं बोला आपको कि ये आइडियोलॉजी पूरी तरह से गलत है या ये आइडियोलॉजी पूरी तरह से गलत है। देखिए ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या यूएसएसआर ने अगर ये सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी फॉलो करी तो बेनिफिट क्या रहे उसके, कितना लंबा चला इस आइडियोलॉजी के साथ यूएसएसआर का जो मतलब राज था, डोमिनेंस कितने टाइम तक काम कर पाया, और कैपिटलिज्म तो आप देख ही रहे हो आज भी है। अभी मैंने आपको जो आइडियोलॉजीज बताई ना, उन आइडियोलॉजीज में दो खास बात मैं आपको बताना रह गया। देखिए आइडियोलॉजीज में क्या, एक तो जो यूएसएसआर था ना वो वन पार्टी सिस्टम पे भी चल रहा था। एक ये ड्रॉबैक भी हो सकता है यूएसएसआर में, वन पार्टी सिस्टम क्या, वहां पे एक पार्टी थी जो कि थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, और मैंने आपको पीछे ये बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो रिसोर्सेज को बराबर बराबर बांटे। अब यहाँ पे ये खतरा बढ़ जाता है कि जब गवर्नमेंट रिसोर्सेज बराबर बराबर बांटेगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो भी तो एक ब्यूरोक्रेसी है ना, वहां पे भी करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको होल्ड बहुत ज्यादा मिला हुआ है ना, सारे रिसोर्सेज उनके हाथ में और ये उनकी जिम्मेदारी के बराबर बांटने। तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं जाके गवर्नमेंट में भी आपको करप्शन देखने को मिलेगा, और बाद में यही एक बड़ा कारण भी रहा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये बड़ा डिक्लाइन होने का रीजन रहा यूएसएसआर का। ठीक है, तो वहां एक कम्युनिस्ट कंट्रोल था, एक सिंगल पार्टी थी, सामने कोई लड़ने वाला नहीं था चुनाव, तो होल्ड भी पूरा उन्हीं का था। नेक्स्ट एक वर्सो पैक्ट हुआ था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज थी, जो डिवीजन हुआ वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप का, तो यूएसएसआर ने पूरा कोशिश करी कि मैं ईस्ट यूरोप की कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर पाऊं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस तो करे ही, साथ में जैसे मैंने बताया था कि उनको यूएस से सिक्योरिटी चाहिए थी इन कंट्रीज को जो ईस्ट यूरोप का हिस्सा थी, तो उन्होंने क्या करा, वर्सो पैक्ट किया 1955 में, किसके साथ में, यूएसएसआर के साथ में, और वर्सो पैक्ट में उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया कि हम सारे मिलकर एक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा हैं। ठीक है, यानी कि कोई युद्ध होता है, कोई वॉर होता है, किसी एक पे होगी तो फिर सब उसका हिस्सा बनेंगे वॉर का। तो एक मिलिट्री अलायंस वर्सो पैक्ट यूएसएसआर के साथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने करा था 1955 में। ठीक है, ये एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है जरूरी। देन मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला था कि यूएसएसआर जो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा था सोशलिज्म की, ठीक है, क्योंकि अभी इस चैप्टर में तो अभी हम यूएसएसआर पे ज्यादा फोकस करेंगे, यूएस का भी इसमें रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यूएसएसआर ने किस तरह से इन आइडियोलॉजीज के साथ में पॉजिटिव भी मेंटेन करें और नेगेटिव भी। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली नेगेटिव्स की वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, और आज आप रशिया को जानते हो यूएसएसआर के कंपैरिजन में। तो कैसे नेगेटिव और कैसे पॉजिटिव रहे देखिए, देखते हैं। पॉजिटिव्स में तो अगर बात करो आप, तो क्योंकि स्टेट एसेट थे ना, स्टेट ही होल्ड कर रहा था, तो कोई नेगेटिव इंपैक्ट था नहीं, तो इनके पास इकोनॉमी तो अच्छी खासी थी। ठीक है, देन अगर बात करें, अच्छी खासी थी, लेकिन धीरे धीरे ये बाद में भी यहाँ पता चलेगा आपको कि इन्हीं के कुछ ऐसे रीजंस रहे कि ये इकोनॉमी जो है ये बाद में डाउनफॉल होने लगा। नेक्स्ट, एनर्जी रिसोर्सेज भी अच्छे खासे थे इनके पास में, आज भी रशिया अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूएसएसआर थी उसकी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया के पास ही गया, ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा ही रशिया के पास गया है। मशीन प्रोडक्शन भी अच्छा ही था इनके पास में, खुद की प्रोडक्शन कंपनीज थी, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे बड़े बड़े रशिया के अंदर ही, जो कि बाद में रीजन भी बने कि मशीन के टाइप से या टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा वेल साउंड थे। ठीक है, देन अगर बात करें तो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, देखिए कहीं भी किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में या किसी भी नेशन की इकोनॉमी की ग्रोथ में ये बहुत जरूरी होता है कि वो मैक्सिमम यूज होने वाले प्रोडक्ट जो उनके नेशन में यूज होते हैं, तो वो प्रोडक्ट उसी स्टेट में या उसी नेशन के अंदर बनते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कहा ना, वो अभी भी था कि वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स यानी कि अगर हम जितना हमारे यहीं बनने वाले प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये था कि डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री यानी कि बहुत बेसिक लाइफ में काम आने वाली चीजें भी यूएसएसआर अपने घर पे यानी कि अपने नेशन में बना लेता था, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते थे। देन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हर व्यक्ति का वहां पे जो स्टैंडर्ड था रहने का, वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा खासा था। ठीक है, यानी कि यूएसएसआर में हर व्यक्ति एक समृद्ध जिंदगी जी रहा था, यानी कि एक सेटिस्फाइंग लाइफ थी सबकी। देन अगर बात करें तो गवर्नमेंट सब्सिडीज भी मिलती थी वहां पे, यानी गवर्नमेंट सब्सिडीज कैसे, गवर्नमेंट जो थी वो हेल्थ पे लोगों को सब्सिडीज दिया करती थी, एजुकेशन पे दिया करती थी, चाइल्ड जो कि मतलब अगर जैसे कि जो जन्म होता है बच्चों का या चाइल्ड वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाया करती थी, या फिर और भी जो सोसाइटी वेलफेयर स्कीम्स होती है ना, बुजुर्गों के लिए, यूथ के लिए, जो ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, यानी कि इन सारी जो स्कीम्स इनके तहत ये अपनी सारी पॉपुलेशन को टारगेट कर लेते थे। इसमें सभी कम्युनिटी आ गई, कोई बचा नहीं। ठीक है, यूथ आ गए, ओल्ड आ गए, वुमेन आ गई, वो सब कैटेगरी जो इन्होंने कवर कर ली यहाँ पे। देन
यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि जो सारी कंपनीज थी, जो सारा एसेट था, वो तो होल्ड करने वाले स्टेट थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन यहाँ पे थी नहीं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम ही था, कम ही लोग बेरोजगार थे, ठीक है। और स्टेट ओनरशिप थी, स्टेट ओनरशिप जैसे कि हर चीज पे स्टेट का ही अधिकार था, सब चीजें जैसे कि होता है ना पब्लिक प्रॉपर्टी टाइप थी, हर चीज पब्लिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। वहां पे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ही नहीं था जो ओनर बने किसी चीज का, क्योंकि उसको फेवर ही नहीं करते थे अपनी आइडियोलॉजी में, भाई आप ओनर नहीं हो, जो है जो सरकार का है, और जो है वो सरकार का वो सब पब्लिक का है, ठीक है। तो इक्वल सब डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो थे यूएसएसआर के पॉजिटिव उस आइडियोलॉजी के साथ सोशलिज्म जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। देन अगर बात करें तो नेगेटिव वो होने ही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जब एक पार्टी सिस्टम होगा तो कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है और करप्शन उसमें देखने मिलेगा। तो वो जो पार्टी थी वो बनी, यानी कि पहला नेगेटिव पॉइंट ही आपका ये आ गया कि वो ब्यूरोक्रेटिक एक पार्टी थी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थी। तो ऑथोरिटेटिव बहुत जल्दी वो बन गई। ऑथोरिटेटिव मतलब अपने आप को या अपने से ऊपर किसी को कुछ समझती नहीं थी और अपने आप को सुपीरियर समझती थी, तो वो ऑथोरिटेटिव बन गई क्योंकि एसेट उनके हाथ में थे। तो ये सिचुएशन जो थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट बन गई लोगों के लिए, डिफिकल्ट फॉर पीपल। ये वाली सिचुएशन थी, क्या ब्यूरोक्रेटिक तो थे लेकिन साथ में हो गए थे ऑथोरिटेटिव और डोमिनेटिंग, ठीक है। देन अगर बात करें तो ये डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही थी, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना वो इस तरह से एक्ट करने लग गई थी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप किसी पार्टी के बारे में खुल के बोल सको कि मेरे को इनका ये तरीका पसंद नहीं आ रहा, ये इस तरह से जो चीजें ये जो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ, तो ये आप खुल के बोल नहीं सकते थे वहां पर, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह से डाउन जा चुकी थी। यानी कि आप खुल के कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध रशिया के अंदर या यूएसएसआर के अंदर नहीं कर सकते थे। देन अगर वन पार्टी सिस्टम की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने सामने किसी को खड़ा ही नहीं होने देती थी चुनाव में, तो ये वन पार्टी सिस्टम बन गया। वन पार्टी सिस्टम का मतलब अगर कम्युनिस्ट पार्टी है, हर बार वही जीतेंगे, हर बार एसेट वही होल्ड करेंगे, तो अनअकाउंटेबल हो गए। धीरे धीरे जब आपको बताया कि जीत मेरी होनी है तो जवाब किसको देना है, जवाबदारी बनती ही नहीं, ठीक है। पब्लिक मेरे कंट्रोल में क्योंकि रिसोर्सेज मेरे कंट्रोल में। तो ये जो वन पार्टी सिस्टम था इसने कम्युनिस्ट पार्टी को बना दिया अनअकाउंटेबल, यानी कि कोई जिम्मेदारी नहीं थी। देन रशिया का डोमिनेंस जो था, मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि किस तरह से बड़ा हिस्सा रशिया होल्ड कर रहा था यूएसएसआर का, और बचे हुए में कई 15 कंट्रीज जो थी वो सरवाइव कर रही थी। तो यानी कि कोई भी पॉलिसी कुछ भी होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी मैक्सिमम फेवर करती थी रशिया को, रशिया का बहुत कंट्रोल रहता था कम्युनिस्ट पार्टी पे। तो ये 15 कंट्रीज जो थी ये सर्वाइव ही करती थी अंदर, ठीक है, किसी न किसी तरह से स्ट्रगल कर रही हैं रशिया के साथ में। देन आर्म्स रेस बहुत थी, यानी कि मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या एक जंग लड़ी हुई थी, यानी कि कोल्ड वॉर का दौर भी बीच में शुरू हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर भी आई बीच में। तो ये एक जंग थी प्रूव करने की कौन ज्यादा सुपीरियर है, कौन सुपर पावर है। तो आर्म्स रेस चल रही थी किसके साथ, वेस्ट के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ। आइडियोलॉजी की लड़ाई जो थी वो आर्म्स रेस में कन्वर्ट हो रही थी धीरे धीरे, यानी कि किसके पास ज्यादा हथियार हैं, कौन ज्यादा टेक्निकली साउंड मिसाइल्स रखता है, ये सारी चीजें ये प्रूव करना चाहते थे। तो आर्म्स रेस में इनका बहुत खर्चा हो रहा था रशिया का, यानी कि मैक्सिमम पैसा जो था वो आर्म्स रेस की तरफ या आर्म्स रेस करने के लिए हथियार खरीदने में जा रहा था। देन बैकवर्ड फ्रॉम वेस्ट, यानी कि इतने सारी चीजों के बावजूद भी जो वेस्ट का डेवलपमेंट प्रोसेस था या वेस्ट की जो डेवलपमेंट की स्पीड थी उससे रशिया या यूएसएसआर समेत कोसों दूर था। मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब दूर तक कंपैरिजन ही नहीं था कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकली पीछे था रशिया यूएस से, पॉलिटिकली पीछे था, पॉलिटिकली भी यहाँ पे इतना बैलेंस नहीं था जितना यूएस में था, इकोनॉमिकली भी उतना स्ट्रांग नहीं था जितना यूएस उस समय स्ट्रांग था। मैंने कहा ना कि रशिया तो आइडियोलॉजी के बेसिस पर दम दिखा के इन्फ्लुएंस देना चाह रहा था, लेकिन यूएस जो था, अमेरिका जो था, वो पैसा भी दे रहा था, देशों को कर्ज में भी डाल रहा था और कहीं ना कहीं एहसान करके उनको अपनी तरफ करना चाहता था कि भाई उनकी इकोनॉमी को मैं सपोर्ट करूंगा लेकिन तुम मेरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करो। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिकली भी रशिया या यूएसएसआर उस समय पीछे था, तो ये कम कंट्रीज को अपनी तरफ कर पाया। देन वॉर विद अफगानिस्तान 1979 में रशिया जो या फिर यूएसएसआर जो था वो 1979 के अंदर अफगानिस्तान वॉर में फंस गया। और अफगानिस्तान वॉर में क्या हुआ कि वॉर इतनी चल गई, जैसे कि आज भी आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में है, तो वॉर इतनी लंबी चल गई और अफगानिस्तान के साथ इतने एसेट खर्च हो गए कि वहां पे इतने सैनिक भेजने पड़े जिनकी वजह से फूड इंपोर्ट, यानी कि उनके खाने के लिए, यानी खाने की कमी पड़ने लग गई यूएसएसआर में, तो उनके खाने के लिए फूड इंपोर्ट, बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा था लोगों के खाने के लिए, यानी इतने एसेट कम पड़ने लग गए थे वॉर की वजह से और आर्म्स रेस की वजह से। और ऐसे में इकोनॉमी जो आर्म्स रेस में खर्चा हो रहा था वॉर की वजह से, फूड इंपोर्ट, यानी कि जब मैंने आपको कहा ना कि डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, उस वजह से इकोनॉमी हाई जा रही थी। अब जैसे आप इंपोर्ट पे डिपेंड हो गए, यानी कि बाहर से चीजें मंगाने लगोगे, तो फिर आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल में जाएगी। तो ये था चैप्टर का एक बेसिक क्रक्स कि चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी दो टॉपिक्स और
जो होंगे 2-3 टॉपिक्स जो इस चैप्टर में बच रहे हैं, जैसे आपका गॉर्बेचेव हो गया, इस डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे, शॉक थेरेपी क्या था जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लास्ट में फिर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, तो वो मैं आपको कवर करूंगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट पार्ट में इतना काफी है क्योंकि एक बेसिक है, तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है ताकि एक फ्रेम बन जाए कि हाँ इसके अंदर ही, इस बाउंड्री के अंदर ही हमें इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है। एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स में आप जितना आगे जाएंगे चैप्टर उतना लेंथी बनता जाएगा, तो हम थोड़ा सा बुक के बाहर ना जाए तो बेटर है। जो आइडियोलॉजीज हैं, जो फैक्ट्स हैं बुक के अंदर के हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल रहेंगे। हाँ, बीच में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो करंट में कनेक्ट किया जा सकता है, तो उसको मैं बेटर कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।